और फिर मैंने तो कह दिया इनसे कि मैं तो जा रही हूँ मायके पूरे महीने के लिए। हैं? पूरे महीने के लिए कैसे जाओगी आप? ना भाभी ना, बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं भी तो जाऊंगी अपने मायके। हाँ तो अब कौन सी चिंता है, हम दोनों एक साथ पीहर चली भी जाए तो हमारे पीछे वृंदा तो है ही घर संभालने के लिए। ये कहकर महिमा और राखी अपनी नई नवेली देवरानी वृंदा की तरफ देखने लगी, लेकिन वृंदा के कुछ कहने से पहले ही इन तीनों बहुओं की सास कावेरी बीच में बोल पड़ी। क्यों भाई, इससे पहले तो कभी तुम दोनों ने एक साथ पीहर जाने की ना सोची। जैसे बारी बारी से पहले जाती थी वैसे ही चली जाना इस बार भी। क्यों माँ जी, जब हम दोनों अकेले घर संभाल सकती हैं तो फिर वृंदा क्यों नहीं संभाल सकती? बात वो नहीं है भाभी, मैं तो घर संभाल लूंगी, लेकिन वो क्या है ना, इस महीने सीमा की शादी है। कौन? वो तुम्हारी बचपन की सहेली? अच्छा, उसकी शादी है। वैसे शादी का कार्ड आ गया क्या? जी, कल ही उसने ऑनलाइन भेजा है। इसी महीने की 25 तारीख को उसकी शादी है। बारात नैनीताल से आ रही है। शादी से 3-4 दिन पहले से ही फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो बस इसीलिए मुझे तो मायके जाना ही होगा। ऐसे कैसे जाना होगा जी, हमने भी बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे मौके छोड़े हैं इस घर की खातिर, तो अब तुम्हारी बारी है, समझी? लेकिन भाभी। अरे वृंदा, तुम परेशान मत हो और आप भी शांत हो जाओ भाभी। अभी तो काफी दिन पड़े हैं, कर लेंगे ना कुछ एडजस्टमेंट। अब भाभी जरा आप मेरे साथ छत पर चलो तो चलकर गेहूं फैलाते हैं। ये कहकर राखी ने अपनी जेठानी महिमा को कुछ इशारा किया, फिर दोनों वहां से छत पर चली गईं और फिर उनके जाते ही सच में राखी भाभी कितनी समझदार और कोऑपरेटिव है। चलो अच्छा है, दोनों भाभियां मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगी। हल नहीं बेटा, अब ये दोनों लोमड़ियां मिलकर अपने छोटे से दिमाग का पूरा बल लगा देंगी। दोनों छत पर गई हैं तो जरूर कोई खिचड़ी पका कर ही लौटेंगी। अपनी सास का इशारा वृंदा समझ तो गई थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी। उधर छत पर दोनों जेठानियां सचमुच एक जबरदस्त खिचड़ी पका रही थीं। तेरा दिमाग खराब है क्या राखी? बड़ी हिम्मत करके तो मैंने माँ जी के सामने उस वृंदा को 2 टूक सुनाई थी और तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। भाभी, आप पहले मेरी बात तो सुनो। देखो, आपको और मेरा, हम दोनों का मायका गर्म जगहों पर है और इस सड़ी गर्मी में हम वहाँ बस मजबूरी में ही जाती हैं, है ना? ठीक बात। बात तो तेरी सही है, लेकिन पीहर भी ना जाएं तो क्या यहीं ससुराल में पड़ी रहें? अरे कम से कम पीहर जाकर कुछ दिनों के लिए घर के कामों से तो छुट्टी मिल जाती है। और अगर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि काम से छुट्टी भी मिल जाए और पहाड़ों की ठंडी ठंडी वादियों में घूमने को भी मिले तो है, तब तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? बहुत आसानी से। आप भूल गई क्या अपनी प्यारी देवरानी का मायका कहाँ है? अरे हाँ, वृंदा का पीहर तो हिमाचल में है, लेकिन भला वो हमें अपने पीहर क्यों लेकर जाएगी? और फिर वो भी तो जाएगी ना हमारे साथ, तो यहाँ घर कौन देखेगा? माँ जी सुना कर खून निकाल देंगी हमारे कानों से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाभी। क्या करना है और कैसे करना है ये आप मुझ पर छोड़ दो। बस नीचे जाने के बाद मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहना, ठीक है? महिमा और राखी इसके बाद नीचे आ गई और फिर, क्यों री, गेहूं फैलाने में इतना समय लगता है क्या? अब माँ जी, वो ऊपर हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था ऊपर। क्यों भाभी? अब हाँ ना, बहुत बहुत अच्छी हवा है ऊपर। हाँ, ऊपर का मौसम तो तुम दोनों का चेहरा बता ही रहा है। और फिर क्या तय किया तुम लोगों ने? कौन कब जाएगी अपने पीहर? माँ जी, हमने सोचा हम दोनों इस बार रह नहीं देते हैं। क्या कहा? फिर से बोल तो जरा, लगता है मेरे कान खराब हो गए हैं। नहीं माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इस बार मैं और भाभी अपने अपने मायके नहीं जा रही। ऐसा मत कीजिए भाभी, सीमा की शादी तो 25 तारीख को ही है, तब तक आप लोग हो आइए ना। नहीं वृंदा, तुम्हारी बचपन की सहेली की शादी है, हमारा क्या है, हमें तो आदत हो गई अब ससुराल में खुश रहने की। क्यों भाभी? हैं? अब हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारी किस्मत भी तो इतनी अच्छी नहीं है कि हमारी बचपन की सहेलियां हमें इतना याद रखें कि अपनी शादी में इतनी मिन्नतें करके हमें बुलाएं। कितने साल हो गए ना भाभी किसी की शादी में नाचे गाए हुए। पगला गई हो क्या? अभी 2 महीने पहले तो फर्श तोड़ नाची हो वृंदा और मन्नू की शादी में। अब हाँ, पर वो तो घर की शादी थी ना माँ जी, और घर की शादी में तो बस काम काम और काम। सारे फंक्शन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ऐसा है तो आप लोग भी चले ना मेरे साथ। सीमा की शादी में सब लोग खूब मजे करेंगे। अरे नहीं, वो तुम्हारी सहेली की शादी है वृंदा, पूरी बारात लेकर जाना अच्छा लगेगा क्या? माँ जी, सीमा का घर मेरे मायके के बिल्कुल बगल में है, तो रहने खाने की तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम तीनों जाएंगे तो फिर यहाँ तो हम सब चलते हैं ना, माँ जी और बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। वैसे भी कार्ड में सपरिवार तो लिखा ही है। रही बात तीनों भाइयों की,
तो उन्हें काम से छुट्टी मिले तो ठीक, वरना कुछ दिन तो पका खा लेंगे ही। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या खाक ठीक बात है, एक साथ इतने लोग, ना बड़ा बोझ पड़ जाएगा वृंदा के मायके वालों पर। ओहो माँ जी, अब वृंदा ने इतने मन से कहा है साथ चलने को, तो उसका मन भी तो रखना चाहिए ना हमें। हम साथ नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा उसे। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं और मेरे बच्चे तो जाएंगे वृंदा के साथ। हाँ मैं भी जाऊंगी पहाड़ों पर, मेरा मतलब कि वृंदा के घर। अब वृंदा का पीहर मतलब हमारा पीहर। इस तरह दोनों जेठानियों ने बड़ी ही चतुराई से अपनी गर्मियों की छुट्टियों का बढ़िया प्लान तैयार कर लिया और ठीक एक हफ्ते बाद सभी लोग वृंदा के मायके जा पहुंचे। और वहां पहुंचते ही आहा क्या बढ़िया मौसम है यहाँ का। सही कहा। और अच्छी बात ये हुई कि लास्ट टाइम पर हमारे पतियों को भी छुट्टी मिल गई। अब तो बस मजे ही मजे, खूब घूमेंगे और सारा दिन कोई काम नहीं। और माँ जी को संभाले उनके समधी समधे, आखिर उनकी मेहमान है वो। सही कहा, वैसे मेहमान तो हम भी हैं, तो चलो थोड़ी मेहमान नवाजी हम भी करवा कर आते हैं। वृंदा की दोनों जेठानियों ने उसके मायके में मेहमान बनकर कई दिन मौज उड़ाई। फिर उसकी सहेली सीमा की शादी के हर फंक्शन में भी शामिल हुई। और फिर चलो अब तो निपट गई ना सीमा की शादी। बेटा सुयश, हम सब आज ही वापस जाएंगे, बाकी वृंदा चाहे तो कुछ दिन रह ले अपने पीहर में। बेचारी सहेली की शादी के चक्कर में अपने घर रह ही नहीं पाई, तो मैं और भाभी भी बच्चों के साथ यहीं रुक जाते हैं। हाँ सही कहा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम तीनों को तो कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। तो आप लोग चले जाओ ना, और घर के कामों में माँ जी की मदद करते रहना, ठीक है ना? तो फिर हम तीनों भाई माँ को लेकर आज शाम को ही निकलेंगे। वृंदा और उसके मायके वाले अब उसकी जेठानियों को और झेलने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वो ये बात सीधे सीधे कह भी नहीं सकते थे। तो अब दिमाग चलाने की बारी वृंदा की थी। और फिर करीब 1 घंटे बाद, भाभी एक दिक्कत हो गई है, मेरे मामा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मम्मी पापा तो फौरन निकल गए उनके घर के लिए, और मुझे भी आज सीमा की मम्मी के साथ बाजार जाना है। सीमा के पग फेरों के लिए कुछ शॉपिंग करवानी है उन्हें, तो बस आज के लिए खाना पीना और घर के बाकी काम आप दोनों को देखने पड़ेंगे। अरे पर हम लोग कैसे करेंगे? ये पहाड़ी इलाका है वृंदा, यहाँ कैसे क्या करना है हमें कुछ नहीं पता। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी, चलिए मैं अभी आपको सब समझा देती हूँ। वो देखिए, वो वहाँ नीचे, वहाँ से पानी भर कर लाना होता है। वो क्या है ना, पहाड़ों पर दिन भर पानी नहीं आता, तो वहाँ अंडरग्राउंड टंकी में पानी स्टोर करके रखते हैं। बस याद से शाम को पानी चालू होते ही उस टंकी को भर जरूर लीजिएगा, वरना फिर पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ेगा। और गैस सिलेंडर की भी यहाँ बड़ी दिक्कत है, तो खाना तो उस मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाना होगा। और हाँ एक बात और, शाम को अंधेरा होते ही घर के सारे दरवाजे खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लीजिएगा, यहाँ जंगली भालुओं का बड़ा आतंक है। अरे हाँ एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, कल घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था, तो आप लोग एक मिनट वृंदा रुको, तुम ऐसा करो घर पर ताला ही लगा जाओ, हम भी आज ही वापस निकलने का सोच रही थी। क्यों भाभी? हाँ ठीक बात है। अरे पर आप दोनों तो अब क्या करें, ससुराल तो देखना ही पड़ता है ना, घर के सारे काम माँ जी से तो नहीं हो पाएंगे, और फिर घर वापस तो जाना ही है, तो आज ही चले जाते हैं। अब चले भाभी, पैकिंग भी तो करनी है। अब हाँ ठीक बात है, चलो जल्दी चलो। 100 सुनार की और 1 लुहार की। और वृंदा ने इस कहावत को सही साबित कर दिया था। उसकी दोनों जेठानियां उसी दिन अपने परिवार के साथ ससुराल लौट गई, और फिर कभी पहाड़ों पर घूमने फिरने का ख्याल उनके ख्यालों में भी नहीं आया। नहीं, मैं ये सब हरगिज नहीं लूंगा। तू कैसी बात कर रहा है यार? शिवानी को मैं बहू नहीं, बेटी बनाकर ले जा रहा हूं अपने घर, और मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, समझ गया ना? अरे पर शादी ब्याह में ये सब तो चलता है ना यार, और वैसे भी ये सब मैं तुझे नहीं अपनी बेटी को दे रहा हूं, समझा? तो तू चुपचाप बैठकर समोसा खा। नहीं यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे भाई, हम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी तू अपना वादा निभा रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब अगर मैं तुझसे दहेज लूंगा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, और फिर दुनिया तो यही कहेगी ना कि अमीर दोस्त का फायदा उठाया मैंने। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर शिवशंकर की आंखों में आंसू आ गए, और ये देखकर उसके बचपन के दोस्त रवि किशन ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, अरे बस कर पगले, तेरी यही खुददारी तो है जिसे देखकर मैंने बचपन में ही अपनी शिवानी का रिश्ता तेरे सूरज से तय कर दिया था। मैं जानता हूं कि सूरज तेरी ही परछाई है, और लाखों में एक है वो। मुझे पूरा भरोसा है कि तेरे घर में मेरी बच्ची को भरपूर प्यार मिलेगा, और बस यही तो चाहिए उसे। क्यों,
मैंने सही कहा ना शिवानी? अपने पिता की बात पर शिवानी ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। असल में सूरज और शिवानी का रिश्ता उनके बचपन में ही तय कर दिया गया था। रवि किशन और शिवशंकर बचपन के दोस्त थे। बीतते वक्त के साथ रवि किशन ने शहर आकर खूब तरक्की कर ली, लेकिन शिवशंकर खेतीबाड़ी संभालते हुए उसकी बराबरी न कर सका। लेकिन इस बात का उनकी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और न ही शिवानी और सूरज के रिश्ते पर, क्योंकि कहीं न कहीं उनके भी दिल बचपन से ही जुड़ चुके थे। हेलो शिवानी, आई डिड इट। मेरा वीजा अप्रूव हो गया। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मानते हो ना मैं लकी हूँ आपके लिए। अरे ये तो मैंने बचपन में ही मान लिया था। बट एक प्रॉब्लम है यार। अब क्या? मुझे शुरुआत में अकेले ही दुबई जाना होगा। बस 2-3 सालों की बात है। अच्छा, वैसे कब जाना है आपको? बस हमारी शादी के 2 हफ्तों के बाद। तुम मैनेज कर लोगी ना? मुश्किल तो होगा, पर आई विल मैनेज। आप बस जल्दी से अपना सपना पूरा करके आ जाना मेरे पास। अरे मैं आऊंगा, और फिर तुम्हें भी ले जाऊंगा अपने साथ, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा जी, सिर्फ मुझे? नहीं नहीं, हम पूरी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, सब एक साथ रहेंगे वहाँ। ओ मैडम, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो हम आसान बना लेंगे, आप अभी ज्यादा मत सोचो। सूरज शिवानी को वो हर खुशी देना चाहता था जो उसे उसके मायके में मिलती आई थी, और इसके लिए उसे कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना था। इसीलिए शादी के बस 2 हफ्तों के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर वो दुबई जा रहा था। इधर शिवानी उदास तो थी, लेकिन उसे लगता था कि दुबई जाकर अच्छी जॉब करना सूरज का सपना है। इसीलिए उसने हंसते चेहरे के साथ सूरज को विदा किया और फिर, माँ जी मुझे कपड़े धोने थे, वॉशिंग मशीन कहाँ है? वहीं जहाँ से तुम्हारे पापा ने नहीं खरीदी तुम्हारे लिए। जी मैं कुछ समझी नहीं। हाँ हाँ, तुम कहाँ कुछ समझोगी, समझदारी का पूरा ठेका तो मेरे परिवार ने ही ले रखा है ना। यहाँ कोई मशीन वशीन नहीं है, हम सब हाथों से ही धोते हैं कपड़े। अब जी ठीक है। सूरज के पिता ने शिवानी के परिवार से किसी भी तरह का दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, और इसी शर्त के साथ शिवानी और सूरज की शादी हुई थी। लेकिन इस बात से सूरज की माँ पार्वती बहुत नाराज थी। शादी के वक्त वो लाख कोशिश करके भी अपने पति का इरादा नहीं बदल सकी, लेकिन अब वो अपनी सारी भड़ास शिवानी पर उतार रही थी। बहू, एक बात सुनो, ये इतने महंगे कपड़े पहनकर घूमने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब तुम अपने बाप की हवेली में नहीं हो, ससुराल में हो, तो यहीं के रंग ढंग में रहो। तुम्हारे ये महंगे कपड़े देख देख कर मेरी बेटी का जी ललचाता है। अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो मैं पापा से बोलकर सीमा के लिए भी ऐसे कपड़े मंगवा देती हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं थी तो पहले ही लेकर आने चाहिए थे ना। रहने तो अब कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, पापा ने तो सब कुछ सोच कर रखा था, पर यहीं से मना किया गया था, इसीलिए। हाँ, और इसीलिए तुम्हारे अमीर खानदान को मौका मिल गया अपना असली रंग दिखाने का। रहने दो, शरीफ खानदान है हमारा, तो हमें तो मना करना ही था, मगर जिसे जो करना होता है ना वो कर ही देता है। इतना कहकर पार्वती तो वहां से चली गई, लेकिन शिवानी वहीं खड़ी सोचती रह गई कि इस सब में उसकी क्या गलती है, और अब वो आगे ये सब कैसे संभालेगी। पार्वती का उसके प्रति बर्ताव बीतते दिन के साथ और खराब होता जा रहा था, और तो और शिवानी की ननद सीमा भी इस सब में अपनी माँ का पूरा साथ दे रही थी। दोनों माँ बेटी ने घर का हर काम शिवानी पर ही डाल दिया था, और शिवानी किसी से बिना कुछ कहे सब कुछ सहती जा रही थी। उसके ससुर शिवशंकर इस सब का विरोध करना चाहते थे, लेकिन शायद ये शिवानी की खराब किस्मत ही थी कि उसकी शादी के बाद से ही शिवशंकर की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब उनका बचना मुश्किल ही लग रहा था। पापा जी, आप मेरी बात मान लीजिए ना, मैं पापा से बोलकर आपका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का सामना करने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। कितने भरोसे के साथ उसने तुम्हें मेरे घर भेजा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है मैं सब समझ रहा हूँ, और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि मैं ये सब रोक भी नहीं पा रहा हूँ। बेटा, अब और जीने की इच्छा ही नहीं है मेरी, तो भला कोई डॉक्टर क्या ही कर लेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मेरा ये घर तुम्हारे लायक नहीं है। तुम चाहो तो अपने पापा से बात करके तुम वापस। नहीं पापा जी, अब मेरा घर वो नहीं है, ये है, और यही मेरा परिवार भी है। और मेरे पापा ने हमेशा मुझे यही सिखाया है कि चाहे जो हो जाए अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना। शिवानी की बात सुनकर शिवशंकर ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, और बस यही वो पल था जब शिवशंकर ने अपनी आखिरी सांस ली और शिवानी के लिए मुसीबतें
बढ़ने वाला। खा गई ये करम चली, खा गई मेरे पति को। बता तूने कैसे मेरे पति को, बता, वरना आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये गलत है, झूठ मत बोलो तुम। मैंने देखा था, पता नहीं पापा को क्या खिलाया तुमने जिसे खाते ही पापा। अरे तो भैया को, अब वही तुम्हारा हिसाब करेंगे। सूरज के आने का इंतजार शिवानी को भी था, क्योंकि अब वही उसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन शिवानी ये नहीं जानती थी कि दुबई से वापस लौटने वाला शख्स तो कोई और ही था। सूरज, अच्छा हुआ जो आप आ गए। आप मुझे ले चलिए अपने साथ। अब मैं इस नरक में और नहीं रह सकती। देखिए ना माँ जी और सीमा मुझ पर कितना गलत इल्जाम लगा रही है। आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब नहीं रहूंगी। शादी के बाद से इन दोनों ने कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, और तो और मुझ पर घर का सारा काम ऐसे लाद दिया जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? माँ और सीमा ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था कि कैसे तुम यहाँ अपने अमीर बाप की धौंस दिखाकर सारा दिन बस बिस्तर तोड़ती रही। मेरी गलती थी, तुम्हें नादान समझकर कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जो तुमने किया है ना, उसके बाद ना तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह है और न ही मेरी जिंदगी में। इस एक पल में शिवानी के लिए सब कुछ खत्म हो गया। जिस ससुराल को वो अपना सब कुछ मानकर इतने दिनों से निभाने की कोशिश कर रही थी, वहीं से उसे अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। और ऐसा करने वाला उसका पति ही था, जो अपनी माँ और बहन की बातों में आकर उससे रिश्ता तोड़ चुका था। यहाँ मेरा कोई नहीं है, ये मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आज ये बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शिवानी अपना सामान लेकर निकल पड़ी और हमेशा के लिए अपने मायके वापस आ गई। सूरज और उसके परिवार से अब उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कुछ था जो अभी होना बाकी था। 5 साल बाद। आप अब किससे मिलना है आपको? शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं अब लौट आया हूँ। अब जाकर मुझे समझ में आया कि असल में गलत तुम नहीं, बल्कि मेरी माँ और मेरी बहन थी, जिन्होंने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती रही, लेकिन तुमने भी तो कभी कुछ नहीं कहा। वो तो अच्छा हुआ कि पापा की लिखी एक पुरानी चिट्ठी मुझे घर में पड़ी मिल गई, जिसमें उन्होंने माँ और सीमा की सारी सच्चाई लिख दी थी। पर पता नहीं वो चिट्ठी उन्होंने मुझे भेजी क्यों नहीं। खैर, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ शिवानी, चलो मेरे साथ। कहाँ? उस घर में जो कभी मेरा हो ही नहीं सका। माफ कीजिए मिस्टर सूरज, अब पराई घर में पराई लोगों के साथ रहने का ना तो मुझे कोई शौक है और ना ही जरूरत। अब मैं खुद के लिए काफी हूँ। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पापा की लिखी वो चिट्ठी मैंने ही आप तक नहीं पहुंचने दी थी, पर शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसे अब मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। इतना कहकर शिवानी ने दरवाजा बंद कर दिया और सूरज बाहर खड़ा अपनी उन गलतियों पर पछताता रहा, जिनकी अब कोई माफी नहीं थी।